जय हिंद दोस्तों। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी, बताइए क्या चल रहा है जीवन में आप लोगों का। सब बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरे को पहली बार यहाँ पे लाइव देख रहे हो, क्योंकि इससे पहले जो भी मैं चीज़ें करता था, जो आप लोगों के लिए जो हेल्प वाली चीज़ें थी, मतलब जो फॉर्म फिल करके आपको बताता था स्टेप बाय स्टेप हर एक एग्ज़ाम की, तो वो कैमरे के पीछे की मेरा फेस था, क्योंकि उस टाइम आप देख नहीं पाते थे, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन पे मेरी की हुई कामों को आप देखते थे। बट लेकिन आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने लाइव दिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था, क्योंकि मैंने पूछा था कि अगर आप लोग बताओगे तो जो अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका आंसर किया है सीबीटी 1 का, उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा हर एक शिफ्ट का। ठीक है। और ये भी बोले हैं बहुत सारे बच्चों ने कि आप रेलवे गणित का भी करा दीजिए। तो अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का जो आंसर किया था, उसका 5/6/2025 का शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे एकदम बढ़िया से, स्मार्ट अप्रोच के साथ, एकदम समझते हुए। ठीक है। और सबसे पहले ये चीज़ मैं बता दूं कि ये किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, अभी तो फिलहाल में जैसे सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, फिर उसके बाद से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है, जो अगले महीने में स्टार्ट होने वाला है। तो इन लोगों के लिए ये रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें मालूम होना चाहिए कि जो भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और टीसीएस ही पेपर सेट करता है। तो क्वेश्चंस का लेवल जो इसमें दिख रहा है ना, सेम टू सेम यही लेवल वहाँ पे मिलेगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण होगा। ठीक है। तो अगर इसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो और इसका एग्ज़ाम देना है, तो आप इसको ज़रूर देखिए और इस स्मार्ट अप्रोच को समझिए कि क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो वो चीज़ों आपको समझना है। ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं पहले इस क्लास को। बाकी जो नए आए हुए हैं चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ा दिया गया। पहले 15% घटाता है, फिर बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है। मतलब दोनों वेतन का कंपेरिजन किया, कंपेरिजन पूछा है। तो इसको हम दो मेथड से बनाएंगे। पहले बनाते हैं हम रेशियो मेथड से। ठीक है। आइए, पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। अगर नहीं आता है निकालने, तो 15 परसेंटेज हट जाएगा तो ये बॉटम 100 आ जाएगा, तो वहाँ से निकाल लीजिएगा। फिर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/10। पहला में घट रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, और बढ़ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। रेशियो मेथड निकालते हैं। पहले क्या हो रहा है कि कोई चीज़ है जो 20 से क्या हो रही है, तो क्या घट रहा है, तो 20 से कितना हो जाएगी, 17 हो जाएगी। और दूसरा क्या है, बढ़ रहा है, यानी 10 का समान 11 में हो जाएगी बस। अब यही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 200। और यहाँ पे 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आ जाएगा। अब यही पूछा है परसेंटेज चेंज, यानी कोई चीज़ 200 की है और उस 187 में बेच रहा है, समझो कि बेच रहा है, तो कितना परसेंट को उसको हानि या प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि ये 200 ज़्यादा है, ये कम है, यानी माइनस होगा, यानी हानि होगा कोई भी चीज़ को। कितना की हानि हो रहा है, 13 की हानि हो रहा है। जिस पे निकालना होता है उससे नीचे देते हैं। कितने पे हो रहा है, 200 पे। अब हमें निकालना है क्या, 100% निकाल देना है इसी का। ठीक है। अब यहाँ से इसको काट देंगे। 100 से ये 2 बार में चला जाएगा, और 2 को 13 को डिवाइड करेंगे ना, तो 6.5% का डिक्रीमेंट होगा, यानी हानि होगी। 6.5% का डिक्रीमेंट यानी हानि, ऑप्शन नंबर बी। ये है रेशियो मेथड, जो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया। ठीक है। अब मैं जैसे सक्सेसिव मेथड भी आप लोगों को लगा के बताता हूँ, फिर ये भी चीज़ें बताऊंगा कि रेशियो कहाँ यूज़ करना है, फिर सक्सेसिव कहाँ यूज़ करता है। पहले सक्सेसिव मेथड बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं। सक्सेसिव मेथड में ये होता है कि सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है। ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, फॉर्मूला होता है a+b प्लस में ab अपॉन में 100। ये इसका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है। सक्सेसिव कहाँ लगता है, जब एक ही चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, या 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, या दोनों टर्म में घटाया जाता है एक ही चीज़ पे, वहाँ पे सक्सेसिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव यूज़ करते हैं। पहले 15% घटाया गया है, तो एक जगह पे कितना हो जाएगा, -15। फिर 10% बढ़ाया गया, यानी +10। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिर ये भी हो जाएगा, यानी -15 इंटू में 10 बटे में 100, ये आ जाएगा पॉइंट में। ठीक है। यहाँ पे देखिए, -15 में +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। यहाँ पे देखिए, -15 इंटू 10 यानी 150, यहाँ प्लस माइनस माइनस 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। इसको काट दो,
50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, इसको करोगे तो 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2.5, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे -5 -1.5। इसको जब हम एड ऑन करेंगे तो -6.5, यानी माइनस में आ रहा है, क्या हानि हो रहा है, डिक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। ये है सक्सेसिव मेथड। आप कहोगे कि भैया इसको कहाँ कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, तो देखो समझाते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए ये नॉर्मल वैल्यू दे रखा है, जैसे 3%, 4%, 5%, ऐसे चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव यूज़ करते हैं। वहीं अगर मान लो जैसे 16 सहित 2/3% दे दिया, 11 सहित 1/9% दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रेशियो मेथड, क्योंकि कोई भी डाटा अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, तो उसका सक्सेसिव निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो यूज करेंगे, और बाकी नॉर्मल वैल्यू के लिए क्या हम करेंगे, सक्सेसिव। चलिए ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मालूम है आपको क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके। वहीं अगर बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों को लगता है कि पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, होल नंबर पूछा है, ठीक है। तो हमें 14 तक जाना है, 14 संख्याओं का पूछा है, तो मान लो कि 14 तक जाएंगे, 14 संख्या तक जाएंगे, तो ये 3 4 5 ऐसे करते करते हम 13 तक जाएंगे, और सारा काउंट करेंगे ना तो 14 हो जाएगा। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। देखिए जब भी अगर कोई भी संख्या है जो एपी में है, जैसे नहीं होता, यहाँ पे देखिए 1 का बढ़ रहा है, फिर यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, फर्स्ट वाले संख्या को और लास्ट वाले संख्या को लेकर ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, वहाँ पे एवरेज आ जाएगा। तो यहीं एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने क्या करेंगे, फर्स्ट वाला 0 है, फिर लास्ट कितना है 13, और डिवाइड बाई 2। अब यह 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम 13 का भी 2 से डिवाइड करके ला देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 में कोई भी संख्या जोड़िएगा तो जो संख्या जोड़िएगा वहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए 0 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 5 ही आएगा। तो सेम वही है कि अगर यहाँ पे 0 को नेगलेक्ट भी करके हम 13 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 17 है, BC बराबर 8 है, CD बराबर 9 है, AD बराबर 12 है, AC बराबर 15 है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज का कोई सी भी 4 एंगल आप निकाल के ऐसे लाइन खींच के आप बना सकते हो। देखिए अब कह रहा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है। अब कह रहा है कि AB बराबर 17 है, फिर क्या कह रहा है, BC बराबर 8 है, BC बराबर 8 है, फिर CD बराबर 9 है, उसके बाद से क्या AD बराबर 12 है, और AC बराबर 15। AC यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन में देखो, ये वाली लाइन यहाँ पे है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये लाइन कितना दे रखा है इन्होंने, 15 दे रखा है। कुछ दिख रहा है आप लोगों को, देखिए 9 12 15 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। आप लोगों को मालूम है 3 4 5 का ट्रिपलेट, जैसे यहाँ पे 3 4 5, इसी का 3 गुना करिएगा ना तो 9 12 15 यहाँ पर सेट हो गया, यानी ट्रिपलेट हो गया। अब ट्रिपलेट जब हो जाता है, कोई भी ट्रेंगल का ट्रिपलेट जब सेट हो जाता है, डायरेक्ट हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने क्या कहते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लेके उसका एरिया निकाल लेते हैं। वही सेम यहाँ पे भी देखिए 8 15 17, ये भी ट्रिपलेट बन गया है। देखिए अगर मान लीजिए कि ये 17 है, जो भी बड़ी साइड वाला, बड़ी साइड होता है ना, उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बड़ी साइड कितना है 15, इसके सामने वाले का ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो बस वही फॉर्मूला अपने लगा देते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अब 2 ट्रेंगल बन गया, एक ये है एक ये है। अब दोनों ट्रेंगल को हम एरिया ऐड करेंगे तो क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, तो कर देते हैं ऐड। पहला का देखिए 1/2, इसका साइड और हाइट क्या दे रखा है 9, और यहाँ पे हो गया 12, फिर प्लस, फिर दूसरा 1/2, यहाँ पे क्या दे रखा है 15 और 8, 15 और 8। बस अब इसको कट कर देंगे भाई। देखो यहाँ पे 2 से 6 बार में चला जाएगा, 2 से 4 बार में चला जाएगा, 9 छके 54 प्लस 15 चौका 60, 54 और 60 कितने का 6 5 11, यानी 114। कहाँ है 114, ऑप्शन नंबर ए। इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है, ठीक है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यहाँ पे क्या है, जो क्रय मूल्य यानी CP से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट किस पे निकलता है, MP पे निकलता है। बस यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को कि जो भी आंसर है सारे परसेंटेज में है, ठीक है। और यहाँ पे हमें परसेंटेज में ही वैल्यू निकालना है। तो जब भी कोई भी चीज़ है परसेंटेज में निकालना होता है,
और ऑप्शंस भी परसेंटेज में होते हैं। तो जो ये रियल वैल्यू होती है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको रखो या ना रखो। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें होती है जो समझने वाली है आप लोगों की। पहले हो गया MP, ये हो गया SP और ये हो गया CP। इसने यहाँ पे बोल रखा है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य CP से 30% अधिक है। और लेट हम इसको यहाँ पर CP को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो MP हमारा कितना हो जाएगा 130। आगे कह रहा है क्या, यदि लाभ 2% है, लाभ का मतलब समझ रहे हो 2% क्या है। देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ। अगर मान लीजिए CP हमारा 100 है और हमें 10% का इस पर लाभ निकालना है, तो हमारा SP कितना हो जाएगा 110। यानी कहीं कि 100 का सामान हम कितने में बेचें 110 में, यानी हमें 10% का लाभ है, तो यही वहाँ पर 2% का लाभ उसको चाहिए। यानी 100 का सामान वो कितने में बेचेगा 102 में बेचेगा, बस। अब हमें डिस्काउंट निकाल देना है। डिस्काउंट निकालने के लिए किस पे निकालते हैं, MP पे निकालते हैं। 130 का सामान 102 में बेच रहा है, तो कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है उसको। तो मान लीजिए ये 130 में क्या सामान 102 में दे रहा है, यानी 28 का मिल रहा है, कितने पे 130 पे, और इसी का 100% निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे कट करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ पे आ जाएगा कितना 280/13, 13 से भाग करते हैं। ठीक है, 13 दूना 26, यहाँ पे आएगा 2 20, फिर 13 एकम 13, 21 पॉइंट से स्टार्ट होगा। देखो ऑप्शंस कहाँ, 21 पॉइंट, ऑप्शन डी। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है। राहुल की वर्तमान आयु क्या है। ईजी है, इसमें कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का खेल है, यहाँ पे समझिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की, तो पहले यहाँ पे हम लोग राहुल भाई को लिख ले रहे हैं, फिर उनकी डॉटर की। कह रहा है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है, यानी उसकी पुत्री की आयु x मानते हैं, तो राहुल की आयु कितना हो जाएगा 3x। फिर यहाँ पे एक लाइन इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है कि अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। अब से 8 वर्ष, यानी समझ रहे हो ये परसेंटेज है उन लोगों का। यहाँ पे ये क्या है, उनका परसेंटेज है। अब ये इसी के में बोला है कि अब से 8 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 8 वर्ष हम दोनों में ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 8 बराबर में ये हो जाएगा x + 8। वही लाइन बोला है कि अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुना से 5 वर्ष ज़्यादा है। किसकी आयु, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुने से 5 वर्ष ज़्यादा है। बस ये क्वेश्चन बन गया, इसी को सोल्यूशन कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ईजी है, इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 3x + 8 इक्वल टू में 2x, 2 से 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16 और ये +5, तो डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं +21। अब देखिए 3x है, 2x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा x, ये 21 है, 8 इधर जा जाएगा तो कितना 13, यानी x का वैल्यू आ गया 13। पूछा क्या है कि राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, राहुल की प्रेजेंट आयु। राहुल की प्रेजेंट आयु यहाँ पे क्या मान रखे हैं 3x, तो यहाँ पे 3x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 13, यानी कितना आंसर आ जाएगा 39। 39 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। बट एक और एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, जो RRB NTPC में एग्जाम हुआ था ना, तो उसका जो RRB उधर से इसका आंसर दिया था वो 30 दिया था और इसका आंसर 39 होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्लेम कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो था ना वो गलत था। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल बेसिक अप्रोच से बनाया, हम इसे एक और तरीके से सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं अब बताते हैं आप लोगों को। अगर इसको और बेसिक बढ़िया कैसे सोच सकते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं उसको समझने के लिए। अब जैसे यहाँ पर समझना है, जैसे मान लीजिए कि राहुल की आयु उसकी बेटी की आयु से क्या है 3 गुनी है, समझ में आया। तो उसकी बेटी का प्रेजेंट आयु उसके क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो उसकी बेटी के प्रेजेंट आयु आ जाएगा। तो यहाँ 36 है, 36 से अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 12। 33 है, 33 को 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे है कितना 30, 30 को 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 10। 39 को 3 से डिवाइड करिएगा कितना 13। अब ये सेम देखो, जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन ना उस प्रोसेस को फॉलो करो। कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। अब से 8 वर्ष बाद, पहले 8 वर्ष ये काउंट होगा, ठीक है, और फिर 5 वर्ष ज्यादा, यानी 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 वर्ष। तो जो भी राहुल का प्रेजेंट एज आएगा ना उसकी पुत्री के आयु के 2 गुने से 13 ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसकी पुत्री की आयु 10 है, इस 10 के 2 गुनी से 2 गुनी करेंगे, उसमें फिर 13 ऐड करेंगे तो उसका राहुल का क्या प्रेजेंट आयु आ जाएगा। चलो वेरीफाई करते हैं। लेट मानते हैं कि उसकी बेटी की आयु कितना है 12, इसको हम 2 गुना करते हैं, 12 का 2 गुना 24, 24 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 + 13, ये आ जाएगा 37। क्या ऑप्शन अपना 37 है, नहीं 36 है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं।
10 को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, 20 हो जाएगा। फिर 20 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्या ऑप्शन 33 है? नहीं, बी भी खत्म हो गया। फिर सी नंबर देखते हैं, 11 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। फिर 22 में क्या 13 जोड़ेंगे, 22 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, 33, नहीं होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देख लेते हैं। देखिए 13 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 26। फिर 26 में 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 39, यानी वेरीफाई है ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये चीज़ें समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अब कहोगे गुरुजी ऐसे एग्जाम में कैसे सोच लेंगे, तो भाई ये आएगा प्रैक्टिस से। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें अपने आप सोचने की क्षमता बढ़ा देगी कि हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे तरीके से डील कर सकते हैं। बट आप लोग टेंशन ना लो, इस रिलेटेड बहुत सारे शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, तो नेक्स्ट जितने सारे शिफ्ट आएंगे ना उसको हम ऐसे ही डील करके आप लोगों को बता देंगे ताकि आपको कॉन्स्टेंट हो जाएगा एकदम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये तो नॉर्मल है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 127 इतना दे रखा है। एक तो होता है पूरा, मतलब मान लीजिए 127 फिर इसको जोड़ के फिर गुणा करके लाते हैं, बट हम इसको देखिए यूनिट डिजिट से खेलेंगे। देखिए कैसे खेलते हैं यूनिट डिजिट से आप लोगों को। यहाँ पे क्या रखा है, जैसे मान लीजिए 7 और 6, हम क्या करेंगे 13, 13 का यूनिट डिजिट यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे इंटू 7, यानी 7 तरीका 21, 21 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या है 7 माइनस में, यहाँ पे प्लस में क्या है 3। अब देखिए 7 में 3 जोड़ेंगे कितना 10, 10 में से 1 घटा देंगे, यानी जो भी ऑप्शन आएगा उसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या क्या होना चाहिए 9। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ईजी है तो मैंने ऐसे बना दिया। बाकी आप लोग ऐसे नहीं समझ में आया अगर चीज़ों को, तो आप लोग ऐसे नॉर्मल सॉल्व करके भी बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी के 2/3 भाग समय में 5/7, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिस्ट का गलती है, जो यहाँ पे समय है ना यहाँ पे आ जाएगा 5/भाग समय में करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, यानी स्पीड पूछा है। एक चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे उसने बहुत बढ़िया लाइन दे रखा है। तो देखिए शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल, यानी ये फर्क नहीं पड़ता है कि पहले उसने कितना डिस्टेंस तय किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये बोला है कि जितना उन्होंने शेष जो बचा है, मान लीजिए कोई दूरी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर हमें जाना है, मैंने वहाँ पर 4 किलोमीटर चला गया, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है बचा कितना है, बचा कितना 6 किलोमीटर। तो उसी को 6 किलोमीटर को जाने में हमें कितना समय मतलब कितना के स्पीड से हम जाएंगे, यानी क्या हमें उसका स्पीड निकालना है। सेम यही लाइन है, जैसे मान लीजिए कि 7 घंटे में इतने जाते हैं और इतने में दूरी तय करनी है, ठीक है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग तय कर लिया है, कितना 5/भाग समय है, तो बचा कितना भाग, जैसे मान लीजिए कोई दूरी कितना है 2/3 भाग इन्होंने तय कर लिया। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ, समझिएगा। 2/3 भाग तय कर लिया तो शेष क्या है, तो देखिए जो नीचे होता है ना उसमें से ऊपर वाली घटा देते हैं, ऊपर घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे क्या 1, और जो नीचे आता है सेम, यानी शेष कितना बचा है 1/3। टोटल दूरी का 1/3 हमें शेष बचा है। इतना दूरी हमें तय करना है, किस स्पीड से तय करना है वही पूछा है। तो जैसे मान लीजिए टोटल कितना है हमें 519, और इसका 1/3 निकाल देंगे, 3 से काटते हैं 3, यानी 3 17 तिया 51 और फिर 3 तरीका 9, 173 किलोमीटर हमें तय करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, स्पीड निकालने के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहला तो निकल गया, डिस्टेंस 173 आ गया, टाइम निकालना है। अब टाइम का क्या दे रखा है, 7 घंटे में तय किया है इतना, 5 घंटे में। देखिए और वो भी 7 घंटे में कितना समय में तय करता है, जो 2/3 भाग अपना तय करता है कितना 5/7 समय में। यानी मान लीजिए कि टोटल घंटा कितना है 7, और 7 में का 5/7 उन्होंने तय कर दिया है, 5/7 तय कर लिया। तो बचा कितना, अभी मैंने बताया कि बचा निकालने के लिए क्या होता है, नीचे में से ऊपर वाली घटा देते हैं। तो जब ऊपर 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, और नीचे वाले सेम लेते हैं, यानी शेष जो समय है हमारे 2/7 बचा हुआ है। टोटल कितना था 7, इसका हम लोग 2/7 निकाल देंगे, ये 7 से खात खत्म, यानी 2 आवर। टाइम हमारे पास कितना आ गया भाई साहब 2 आवर, ठीक है। अब स्पीड निकाल देंगे, स्पीड निकालने का डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल दो भाई साहब। 173 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से करेंगे तो 2 9 18 होता है, तो 2 8 16, फिर एक इधर आ जाएगा तो 2 6 12, फिर 2 5 10, 86.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम लेकर समझाया। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन को दोबारा से बैक करके फिर दोबारा से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय कितनी होगी। जैसे मान लीजिए लेट उसकी
आय कितना है 100 है, इसमें से उसने क्या 45% खर्च कर दिया है, 45% खर्च कर दिया तो बचा कितना है भाई साहब, 100 में से 45 खत्म हो गया तो बचा 55%। और यही बोला है कि जो सेविंग कितना करती है 66,000, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 66,000, 1 2 3 हो गया। अब इस पूछा क्या है फिर, तो उसकी आय बताना है, यानी 100 का मान निकालना है, तो हमें 100% का मान निकाल देना है। ये भी कोई सवाल है, इजी सवाल है। देखो यहाँ से काट देते हैं, 11 5 55, 11 6 66, फिर 3 जीरो, ठीक है 3 जीरो। अब देखो यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि गुणा करेंगे कि फिर उसको नीचे लाएं 5 फिर गुणे 100 करके काटेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये 5 से कितना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं, 5 से 100 कितना गुना है, यानी 20 गुना है, तो जो भी आंसर आएगा ना ये भी 20 गुना हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 1 2 3 जीरो था ही था, एक और ऐड कर दो 4, 6 दूना 12, यानी 12 का बस से 4 जीरो होगा ऑप्शन में, 12 का बस से 4 जीरो, ऑप्शन नंबर डी। इजी सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, देखते ही उड़ा दोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल कितने दिन में पेंट कर सकता है। देखिए सबसे पहले क्या है, वरुण और आशीष, वरुण और आशीष है, ये दोनों 3 दिन में मिलकर कर सकते हैं। फिर उसके बाद से वरुण जो है अकेले 7 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 21। अब देखिए इन दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 त्रिका 21। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल रखा है कि जैसे मान लीजिए कि वरुण का एफिशिएंसी कितना है 3, और ये दोनों लोगों का मिला के एफिशिएंसी कितना है 7, तो यहाँ पर अकेले वरुण का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 हो गया, और ये दोनों लोगों का 7 है, यानी आशीष का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, यही तो पूछा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूछा है तो आशीष अकेले से 4 हॉल कितने दिन में पेंट कर सकता है। 4 हॉल, अगर मान लीजिए एक हॉल पेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल जितना ये टोटल मान लीजिए काम है, ठीक है, टोटल काम अगर अकेले उसको आशीष को करना पड़ेगा तो कितना काम का, जैसे मान लीजिए टोटल 21 काम है और उसका एफिशिएंसी कितना है 4, यानी एक काम करेगा इतने इतने दिन में, ठीक है, और उसे कितना करना है हमें 4 और 4 करना है, तो और 4 के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 कट जाएगा, यानी 21 आ जाएगा आंसर। 21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। इजी था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आने से पहले आप लोगों को सबसे पहले रेलवे गणित के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ये आदित्य रंजन सर की बुक है रेलवे गणित, अभी ये हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है 2nd एडिशन, ठीक है। इसका 1st एडिशन इतना कमाल का है, करीब समझ ली कि 10 लाख 1st एडिशन इसकी बुक सेल हो चुकी है। सोचिए इस लेवल का इसका क्रेज है, क्योंकि इसमें रीजन है इसका बेचने का, क्योंकि इसमें जो भी है ना क्वेश्चन का जो लेवल बहुत अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड उसमें क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन भी बहुत तगड़ा है। जो 1st एडिशन जिनके पास होगा उसको मालूम होगा, जब वो क्वेश्चंस लगाते होंगे तो उनको फील होता होगा कि हाँ वाकई में क्वेश्चंस है और एग्जाम के लेवल के लायक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के उसमें डाल दिया गया। यही रीजन है जो 1st एडिशन 10 लाख बिकी हुई है। बट देखो एक अच्छी बात ये क्या हुई है कि 2nd एडिशन भी आ गया है। 2nd एडिशन में क्या खास है कि जितने भी अभी एग्जाम हुए थे, जैसे मान लीजिए RRB ALP का एग्जाम हुआ था, टेक्नीशियन हुआ था, RPF SI हुआ था, फिर उसके बाद से कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस का जो है ना कंपाइलेशन करके इसमें अपडेट कर दिया गया, जिससे और उसका सॉल्यूशन भी तगड़ा हो गया है। तो जिनके पास जैसे मान लीजिए कि नए क्वेश्चंस लगाने हैं नए अप्रोचेस के साथ, तो भाई सबसे पहले ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हो तो क्योंकि उसमें अभी देख रहे हो जैसे ग्रेजुएट लेवल में कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर आप ऐसे हवा हवा ऊपर में पढ़ के जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो उसके लिए क्वेश्चन बैठ के लगाना होता है। और देखो बुक का खासियत देखो, इसमें टाइप वाइज और लेवल वाइज है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलता है इसमें आपको, फिर स्मार्ट अप्रोच का इसका सॉल्यूशन है एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी है साथ साथ में, जैसे एक ही क्वेश्चंस का 2-3 अप्रोच से मिल जाएगा आपको, कि जैसे मान लीजिए जैसे अभी मैं आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन को बेसिक बता रहा हूँ और उसका शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप लोगों को किताब में भी दिया गया। अब जैसे कहोगे गुरुजी खरीदेंगे कहाँ से, तो ये मिल जाएगा कहाँ से, अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। डायरेक्ट सर्च करोगे रेलवे गणित बाई आदित्य रंजन तो आ जाएगा वहाँ पे, और सबसे प्राइस देखो कितना कम है, 300 रुपये में चला जाएगा आपके घर पे पास। ऐसा नहीं है कि मतलब 500-600 की बुक है कि आप लोगों को लग रहा है कि यार इतने महंगे बुक है, 300 रुपये में आप लोगों को अपने घर पे चला जाएगा। तो ये है एकदम बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट है, और इस बुक के मंगाने के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक लगा दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके इस बुक को मंगा सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री का अधिक है, तो छोटा कोण कितना होता है। संपूरक कोण मालूम है आप लोगों को, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी x + y, यानी 2x + y का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यही होता है एक कंप्लीमेंट्री एंगल, क्या x + y = 90 डिग्री होना चाहिए। बट हमें पूछा क्या सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए कहता है कि देखिए मान लीजिए पहला जो है पहला कोण दूसरे कोण से 28 डिग्री अधिक है, जैसे मान लीजिए पहला छोटा कोण है
और इससे 28 ज़्यादा यानी x प्लस 28, दोनों का योग करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बस यही तो पूछा है। और x कितना हो जाएगा, 2x। अब जैसे 180 में से 28 माइनस करेंगे तो कैसे होगा, 180 में से 20 माइनस कर दो 160, फिर 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 152। फिर x का वैल्यू निकाल दो, ये 2 से कट जाएगा 76 बार में, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि छोटा एंगल पूछा है, छोटा हमने x माना था, 76। देखो ये है पूरा बेसिक्स है। अगर 1 सेकंड में बताऊं कि कैसे 1 सेकंड में भी उड़ा सकते हैं, देखो वो भी ट्रिक बताता हूँ, 1 सेकंड में इसको कैसे बना सकते हो। आप लोगों को मालूम है कि दोनों को ऐड करके 180 होना चाहिए, तो जो वैल्यू दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू कितना 180, वैल्यू कितना दे रखा है 28, तो हम लोग माइनस कर देंगे 28, 180 में से 28 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 152। अब क्या करेंगे, 152 को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, 152 को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, कितना आ जाएगा, ये 76, ये 76, और जो ये बराबर वाला हिस्सा आएगा ना, तो ये हो जाएगा छोटा एंगल, यानी डायरेक्ट 76 यहाँ से आंसर आ जाएगा। बट पूछा है गुरुजी बड़े एंगल निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, 76 दिया है, इसमें 28 ऐड कर देंगे, बस 8 6 14 और 7 3 10, 104। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। तो छोटे एंगल ये वाले बराबर और उसमें बड़ी वाले जितना हम लोग यहाँ पे घटाए थे उसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ट्रिक है, याद रखना, काम करेगा ये लोग एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ ठीकरा डिग्री का एंगल बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा 15/8 है। दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है। यहाँ पे देखो बोला है दीवार की सीढ़ी से शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, यानी पाद की दूरी पूछा हुआ है। चलो बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि दीवार के सहारे, ये दीवार होगी, इसके सहारे भाई सब क्या है, एक ये सीढ़ी टिकी हुई है, और यही सीढ़ी का जो थीटा एंगल, ये थीटा एंगल बनाती है। यहाँ पे tan थीटा देखा है, tan थीटा का मान कैसे निकालते हैं, जैसे ये tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मालूम है आप लोगों को, यही वैल्यू दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15/8। तो देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, उसके नाम सामने बेस होता है, ये हाइपोटेनस हो जाता है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15, बेस कितना दे रखा है 8। ट्रिपलेट जानते हो बबुआ, 8 15 17 पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 8 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ये ट्रिपलेट है, इसको याद करना है। 3 4 5 हो गया, उसी का मल्टीपल भी होता है। ठीक है, तो देखिए 8 15 यहाँ पे 17 हो जाएगा, ट्रिपलेट। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्या, अभी मैंने बताया यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर, ये जो सीढ़ी का शीर्ष है ना, यानी 15 का वैल्यू दे रखा है कितना 30 मीटर, और पाद पूछा है, तो दीवार से सीढ़ी की पाद की दूरी ये वाली, यानी 8 का वैल्यू पूछा है, बस यहाँ पे निकाल देंगे 8। ये देखो 15 दूना 30, ये 2 है तो 8 का 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 8 दूना 16। बहुत से ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आएगा ना, हाइपोटेनस निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर उनको मालूम है कि नहीं हमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 8 और 15 ऑलरेडी दे ही रखा है, और 15 का मान दे रखा है, 8 का निकाला है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि 8 15 17 आप लोगों को ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो। बाकी अगर ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो पाइथागोरस लगा ही सकते हो यार, आप लोगों को तो मालूम ही है, परपेंडिकुलर वाली, यहाँ पे p² + b² = h² वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी आंकड़ा का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है। आंकड़ा का समुच्चय का माध्य मूल्यानुपाती सूत्र का उपयोग करते हैं। मूल्यानुपाती समझते हो आप, यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मालूम है, नहीं मालूम है ना, चलो बताते हैं। यहाँ पे मूल्यानुपाती फार्मूला ये होता है कि मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ध्यान रखना, अगर देखो मीडियन जो बड़ा होता है तो यानी 3 इसके साथ चिपका होता है, और मीन छोटा है तो 2 चिपका होता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों इधर 2 लिख देते हैं उधर 3 लिख देते हैं, तो ध्यान रखना जब भी मीडियन आएगा उसके साथ 3 आएगा। बस इसी पे ये फार्मूला है, इंपेरिकल फार्मूला, बस वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे बहुलक दे रखा है क्या 28.4 हो गया, और मीडियन कितना दे रखा है 88, 3 × 88 माइनस 2 मीन निकालना है, 2x हम निकाल देते हैं डायरेक्ट। अब देखो क्या करते हैं, इधर हम तो 2x लेके आते हैं, तो ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, और 8 3 का 24, 2 8 3 का 24, 2 26, और इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब देखो इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे घटाना है। 264 है, इसमें 28.4 घटाना है, तो 264 में से डायरेक्ट 30 घटा लेते हैं। 264 में से 30 घटा लोगे कितना आ जाएगा 234, और 28.4 के 30 से कितना कम है 1.6, तो 234 में 1.6 जोड़ दो, यानी 235.6 आ जाएगा। और जो यहाँ पे x हम निकाल रहे हैं तो ये 2 नीचे आ जाएगा बस। अब इसी को डिवाइड कर दो, डिवाइड करो कितना है 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 2 7 14, ये 2 8 117.8, 117.8 सी। बस आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा तो बना लोगे, इजी है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये देखो भाई गोले वाले सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। व्यास दे रखा है यानी डायमीटर है, डायमीटर क्या है 98, ये मत समझ लेना वहाँ पे व्यास यानी डायमीटर,
तो डायमीटर रेडियस कैसे निकालते हैं, तो इसका आधा कर देते हैं यानी 49 रेडियस आ गया। अब इसका सरफेस एरिया आप लोग को मालूम है, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जो गोला का होता है ना, ये होता है 4πr²। और वहीं अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो 4/3πr³ होता है। तो ये चीज़ें याद रखना, काम करेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग, जैसे लेटरल सरफेस एरिया 4 का मान 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 49 × 49। बस अब इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। देखो ये क्या है, 7 से 7 बार में कट गए। अब ऐसा थोड़ी है कि यार हम पूरा कट गुणा कर कैसे लाएंगे भाई, ऑप्शन अप्रोच भी तो होता है कि ऑप्शंस में भी दिमाग लगा सकते हैं, जैसे डिजिटल सम। चलो यूज करते हैं, जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं। 22 में क्या आता है, 2 आता है और 11 आता है। 2 तो सारे से कट लेंगे, ठीक है। 11 का देख लेते हैं। 11 का डिजिबिलिटी क्या होता है, जो एक एक संख्या जो होता है ना, ऐड करके फिर उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए 0 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हो गया 3 और 1 4, 4 8, फिर ये 8 यानी ये कट सकता है, 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 5 4 9 9, ये भी कट सकता है 11 का मल्टीपल। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 2 4 और 6 कितना होता है 10, और 9 5 14, ये भी ये नहीं कट सकता, खत्म। फिर 3 2 5 4 9 8 3 11, ये भी नहीं कटेगा। यानी 2 ऑप्शन तो हम लोग ऐसे ही निकाल दिए बच्चा, 2 ऑप्शन। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें 7 भी है, देखो तो 7 का भी मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। 7 का मल्टीपल चेक करते हैं, ये देखो 7 5 35, फिर 4 7 6 42 0 4, यानी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब कहो गुरुजी एक बार चेक करके बता दो, देखो बता देते हैं चेक करके। 7 चौका 28, 2 7 3 21, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों करे भाई ये इतने सारे मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हम ऐसा मल्टीप्लाई करके भी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, क्योंकि इजी कैलकुलेशन है। बट सोचो अगर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए वहाँ पे क्या करें। तो ये अप्रोच आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे ये अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रेक्षण इतना दे रखा है और 27 की माध्यिक्या ज्ञात करें। यहाँ पे माध्यिक्या बोला है, माध्यिक्या मतलब समझते हैं क्या, मीडियन, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, मीडियन निकालना है। अब जैसे पूछेंगे गुरुजी मीडियन कैसे निकाला जाता है, एक तो देखो मीन होता है। मीन होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये टोटल संख्या, इसी का मीन निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल संख्या को ऐड करेंगे और कितनी संख्या उसे डिवाइड कर देंगे। बट हमें पूछा है क्या, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजाते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो बीच वाला जो वैल्यू होता है ना, उसी का वही मान में हमारा मीडियन हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लीजिए ऑड में होता है तो बहुत बढ़िया होता है ऑड निकालना। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या जैसे 7 है, 7 को संख्या दे रखा है, उसका हमें मीडियन निकालना है। तो 7 को संख्या दे रखा है तो 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, जो 4 नंबर वाला होगा ना वो हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन वहीं इवन दे रखा है, जैसे 8 दे रखा है, तो 8 दे रखा है तो क्या इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो दोनों वैल्यू हो जाएगा ना, दोनों वैल्यू को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो मीडियन निकल जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑड संख्या ऑड में है कि इवन में है। तो पहले सारे देखते हैं कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बढ़िया इवन। यानी हमें 11 है तो 11 मतलब क्या, 5 इधर 5 इधर, 6 वाला जो संख्या होगा ना 6 नंबर, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के भी बना सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर से पूरा सजाएं 11, फिर उसके बाद से 6 नंबर निकाल दें। लेकिन स्मार्ट अप्रोच से देखो कैसे निकालते हैं। स्मार्ट अप्रोच से निकालते हैं, सबसे पहले क्या असेंडिंग ऑर्डर में समझाएं। देखो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखो 11, यानी 1 नंबर पे आ गया। 11 के बाद से कौन है 18, 2 नंबर पे हो गया 18, 18 के बाद से कौन है 27, 3 नंबर हो गया 27, 27 के बाद से 30, 4 नंबर हो गया 30 के बाद से 34, 5 नंबर हो गया, और ये 6 36 35, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया 35। क्योंकि 6 नंबर ही निकालना, क्यों सारे लिखे 11, फिर 11 निकाले, फिर उधर से एक एक काटे, फिर उधर से काटे, फिर बीच वाले संख्या क्यों करें। डायरेक्ट यहाँ पे जैसे एजम्पशन कर लेंगे कि हमें कि ये संख्या होगी, ये सेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में जाएगी, और जो अपना नंबर होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 कह रहा है कि यदि 7.5 रेशियो 9.5 प्रोपोर्शन इतना दे रखा है, रेशियो और प्रोपोर्शन वाली सवाल निकालते हैं। देखिए 7.5 दे रखा है, फिर बट्टे में आ जाएगा कितना 19.5, बराबर में कितना दे रखा है 16/x, यही x का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको काटते हैं यहाँ पे, ये तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है। 15 से काट दो, 15 5 75, 15 एकम 15, फिर 15 3 45, गुणा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5x इजकल टू 16 3 48, हाथ में 4, 16 और 4 कितना होता है 20। अब जैसे x का वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या 208/5। अब देखिए नीचे 5 आता है ना, तो इसको डिवाइड करने का सबसे बढ़िया रूल बताता है, कुछ नहीं करना होता है। जो 208 है ना, इसको 2 गुना करके एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देते हैं। 208 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 416। अब कुछ नहीं करना है, एक अंक के बाद से यहाँ पे पॉइंट लगा देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 41.6 ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सोच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
यदि एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होती है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 797 है, तो वह धनराशि ज्ञात करिए। अरे इसमें तो टाइम दे ही नहीं रखा है भाई। इंग्लिश देख लेते, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अच्छा यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश में, देखो यहाँ पढ़ोगे ना, सम ऑफ मनी 2 ईयर्स 60% पर एनम, यानी यहाँ पे हिंदी में शायद टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। नहीं, अच्छा ये वो क्वेश्चन है ना, क्योंकि आरआरबी वाले ने इसमें ये 2 ईयर दे ही नहीं रखा था, ठीक है, उसमें हिंदी में नहीं दिया था, इंग्लिश वाले में दिया था, तो अभी टाइपिस्ट भाई साहब ऐसे ही इसको भी छाप दिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इंग्लिश के थ्रू से बना लेते हैं। सबसे पहले 2 ईयर का इन्होंने डिफरेंस दे रखा है, क्या, एसआई और सीआई का। इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है ना, चलो बताते हैं। 2 ईयर का जो निकालते हैं ना, सीआई और एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। बस यहाँ पे इन्होंने वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर वैल्यू कितना दे रखा है डिफरेंस इसका, 797 बराबर पी इंटू रेट कितना दे रखा है 16 अपॉन 100 इसका स्क्वायर। डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कितना 7/7 और बराबर में हो जाएगा P इंटू 256 अपॉन में ये 100, फिर 2 को 0 और आ जाएगा। बस अब हमें यही तो निकालना है, हमें क्या निकालना है, धनराशि यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, P इक्वल टू ये आ जाएगा ऊपर 797 1 2 3 4 अब बटे में 256 भाई साहब। बस अब इसको काटना है और सारे देखो ऑप्शंस भी देख रहे हो, पूरा एकदम इंटीजर में 33 37 30 13 एकदम पास पास में। और पूछा है कि राउंडेड, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि राउंडेड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर, यानी हमें कुछ उपाय नहीं है भाई साहब, इसको काटना ही पड़ेगा। चलो काटते हैं। 256 है, चलो 16 से काट के देखते हैं। 16 से काटते हैं तो 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64, ठीक है। 16 चौका 64 में यानी ये हो गया कितना हो गया 6 और ये हो गया 9 6 15 यानी कितना हो जाएगा 157। फिर आता है क्या 16 9 144, फिर ये हो गया 6 144 अगर मान लीजिए 6 और फिर 7 7 6 13, अब यहाँ पे 130, फिर 16 8 128, फिर 2 20, फिर 16 एकम 16, फिर 4, फिर 16 दूना 32, फिर 8 16 85, ठीक है, ये आ गया बट्टे में 16। चलो फिर काटते हैं 16 से। ये हो गया 16 3 48, फिर 1 18 हो गया 16 एकम 16, फिर 2 1 16 एकम 16, फिर 5 52, तो 16 दूना 32, 16 3 48, फिर 4 45, फिर 16 दूना 32.31 132 31 137 है 31 133 पॉइंट के बाद भी आएगा, तेरे नियरेस्ट यही आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सारे पॉइंट में करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये दे ही रखा है और सारे देखो ये 30 दे रखा है, यहाँ पे 13 दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वोटिक नहीं लगेगा, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, और कोई शॉर्ट ट्रिक हम नहीं लगा सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 और 3x² 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो दोनों मूल सार्व है, तो k का मान बताए। दोनों मूल सार्व है, यहाँ पे देखो, यानी बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर बोथ रूट्स कॉमन दे रखा है तो पहले तो आप लोगों को द्विघात समीकरण ये मालूम होना चाहिए, जैसे ये होता है क्या x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और दोनों सार्व दे रखा है ना, बोथ रूट्स कॉमन है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2 बराबर में c1 अपॉन c2, ये वाली फार्मूला यूज करके हम लोग बनाते हैं। बस इसी पर हम लोग फिट कर देते हैं। यहाँ x² के साथ कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ पे x² के साथ क्या जुटा हुआ है क्या 2, तो डायरेक्ट a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। a2 निकालने के लिए क्या है, x² के साथ 3 है तो a2 आ जाएगा 3। सेम वहाँ पे b1 निकालने के bx, यानी b के x के साथ क्या है k, फिर वहीं पे निकालते हैं यहाँ पे b के साथ क्या है 4 यानी 4, और k का वैल्यू निकालना है तो c1 और c2 का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 3k इक्वल टू 8, तो k का वैल्यू आ जाएगा 8/3। k का वैल्यू 8/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। इजी है भाई, कुछ नहीं है, बस ये मालूम होना चाहिए कि बोथ रूट्स कॉमन दे रखा है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। ध्यान रखना 2 ड्रायर बेचता है प्रति दर से, यह वाली लाइन यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि समझ में आएगी। प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, यानी समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस सेम होगा इन लोगों को। प्रति दर से 2 ड्रायर बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसके लाभ और हानि परसेंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि सीपी सेम होता है, तो कैसे बनाते हैं अभी बना के दिखाते हैं आप लोगों को कैसे बनता है, क्योंकि सीपी सेम एसपी सेम, क्योंकि बेचता है,
प्रति दर से बेचता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, एसपी सेम हो जाएगा हमारा। जब एसपी सेम हो जाएगा तो पहले पे क्या कह रहा है कि 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ का मतलब क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20, यानी 20 के समान कोई चीज़ 1 पे लाभ होती है, 21 पे जाती है। फिर दूसरे पूछे 30% की हानि होती है, 30% की हानि यानी 3/10, यानी 10 के समान में 3 की हानि होती है। अब बहुत बच्चे कहेंगे गुरुजी 63,000 का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है भाई। क्यों काम नहीं है समझाएं, क्योंकि देखो ऑप्शंस भी हमारे परसेंटेज में दे रखा है और हमें निकालना भी है परसेंटेज में। अभी जो पीछे वाले स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट या कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था कि जब भी अगर ऑप्शंस भी परसेंटेज में दे रखा है और निकालना भी हमें परसेंटेज में, तो जो रियल वैल्यू होती है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट नेगलेक्ट करके भी चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे आ गया क्या अपना, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। पहले क्या कह रहा है कि 5% की लाभ होती है, यानी समझो 20 के समान 21 में जा रही है। दूसरे पूछे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी 10 के समान 3 की हानि हो रही है, 7 की हो रही है। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए, ऊपर क्या है 21, नीचे क्या है 7, तो करो भाई सब बराबर। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये देखो ये 7 तरीका 21 हो गया, और ऊपर तो 21 सही है, ये दोनों 21। जब इधर भी 3 से गुणा करोगे ना, तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ता है, ये भी 3, तो ये हो जाएगा 30। अब देखो ये हो गया 20, ये हो गया 30, यहाँ पे 21 हो गया। बस अब इसी का निकाल लेंगे हम लोग। देखो 20 और 30 यहाँ पे मल्टीप्लाइंग मत कर देना, ऐड होता है, ठीक है। तो 20 और 30 कितना हो गया, 50। यहाँ पे 21 और 21 42। अब यही पूछा उसके लाभ और हानि हो रहा है, 50 के समान 42 में बेच रहा है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा, क्योंकि 50 के समान 42 में बेच रहा है। तो यहाँ पे कितने की हानि हो रहा है, 8 की। कितने पे, 50 पे। निकालना क्या है, 100% पे निकाल दो बस। 50 का 2 गुना, यानी कितना, 16% की उससे टोटल लेन देन में हानि हो रही है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बुआ, बढ़िया एकदम, ठीक है। अगर इतना लीन हो गए हो पढ़ाई में ना भाई, तो कम वीडियो को लाइक भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई साहब, एकदम भाई साहब बता रहे हैं, एकदम हम लोग भी बना रहे हैं उसके साथ साथ, तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने चैनल को, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर नेक्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन कैसे आएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आया कब चला गया, आप देख भी नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और जो रेड वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। नहीं होता है कि घंटे को जो उसको नोटिफिकेशन ऑन करना होता है। और ज़्यादा और प्यार दिख रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है। समानुपात, तो यदि इतना इतना दे रखा है और यहाँ पे बोल रखा है कि जीरो जो है, जो y है 0 से बड़ा है, तो y का मान निकालना है। चलो ये समानुपात का क्वेश्चन है, बनाए। देखो सबसे, ये 2-3 अप्रोच से बन सकता है, बस सबसे बेस्ट अप्रोच आप लोगों को बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखो ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 21 और ये गया 21। ये होता है डिफरेंस मेथड। देखो डिफरेंस मेथड क्या होता है, यहाँ पे देखो ये 30 और 15 का डिफरेंस कितना है, 15 का। 21 और 11 का डिफरेंस क्या है, 10। अब इसका हम लोग रेशियो ले सकते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10। कुछ नहीं करना होता है। देखो ये जो 30 है ना, ये वाली ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है और थर्ड वाली इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 30 का 2 गुना कितना करेंगे, 60 हो जाएगा। 21 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, और ये माइनस करते हैं हम लोग, 21 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 63। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में होता है ये 3 और 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 3 और 2 का डिफरेंस क्या, 1 हो गया बस। अब 60 में से 63 करोगे तो क्या होगा, -3, और 1 से डिवाइड करोगे तो क्या, -3 ही आएगा। यानी x का जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगा। समझ में आया, जो x का वैल्यू है क्या है, वो -3 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, बस यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू अपना। देखो 6x अपॉन वाई है, 6x अपॉन वाई, फिर यहाँ पे क्या है, y अपॉन 3x माइनस में 9। बस अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं। देखो 6x यानी -3, 6 में -3 करेंगे तो -18 हो जाएगा, बट्टे में y हो जाएगा। फिर यहाँ पे y है, और नीचे में क्या है, 3x में 6 करेंगे माइनस कितना हो जाएगा, -9, और -9 इंटू -18। अब ये y स्क्वायर इजकल टू में क्या हो, -18, तो मल्टीप्लाइंग में ये तो खत्म हो जाएगा। जब y का वैल्यू निकाल लोगे तो 18 हो जाएगा। कहाँ आएगा y का वैल्यू 18, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि y स्क्वायर इजकल टू 18 लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस समझाने के लिए लिखा गया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच है। 1-2 अप्रोच और भी बनता है बट उसको जानने की नीड नहीं है, और इसको आप लोगों को कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो इसी पे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कम समय में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कह रहा है क्या, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है तथा उनके लसा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो लसा और मसा का व्युत्क्रम का योगफल बताएं। सबसे पहले ये एक चीज समझना है। देखो
यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 135 है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। ठीक है, जो दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है इक्वल टू में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट के बराबर में होता है। देखो तो दो संख्या हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे रेशियो में दे रखा है तो हमें कोफिशिएंट लगेंगे। जैसे मान लीजिए 5x हो गया और उसके बाद से दो संख्या का प्रोडक्ट 3x इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 135। यहाँ पर निकाल देंगे 5 और 3 क्या होगा 15x² बराबर में क्या हो जाएगा 135। 15 से 9 बार में, अब ये x² 9 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया तो यहाँ पर पहला नंबर हमारा कितना हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा 3 3 का 9, दोनों है। और दोनों का क्या एलसीएम एचसीएफ का व्युत्क्रम यानी क्या इसका उल्टा निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसको पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए 15 और 9 का एलसीएम क्या उतना होता है, जैसे 5 3 15 फिर 3 3 का 9 तो 5 3 15 15 3 45, एलसीएम कितना हो जाएगा 45। एचसीएफ क्या होगा वो संख्या जो दोनों नंबर को काट दे यानी 3, ये हो गया एचसीएफ हमारा। अब इसी का व्युत्क्रम निकाल देना है तो 1/45 प्लस में 1/3 व्युत्क्रम का योग 45 और 3 का एलसीएम 45, 45 ये एक बार में चल जाएगा, ये 15 बार में चला जाएगा, 15 × 15 ये हो जाएगा 16/45। कहाँ है 16/45, ऑप्शन नंबर सी। ये है पूरा बेसिक अप्रोच। एक और स्मार्ट अप्रोच समझाए, देखो कैसा समझाते हैं। यहाँ पे आते हैं, यही अगर स्मार्ट अप्रोच से समझना है कि स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाए वो भी समझाते हैं। देखो सबसे यहाँ पे बोला क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योग बताना है। जैसे मान लीजिए कि ये एलसीएम एल हो गया, एचसीएफ एच हो गया, इसका व्युत्क्रम का योग बताना है। देखिए तो 1/L प्लस 1/H। अब इसका हम लोग निकालेंगे, अगर एलसीएम और ये निकालते हैं तो HL हो जाएगा, एल से एल खत्म हो जाएगा तो H प्लस एल। अब देखो भाई साहब, और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना इन्होंने दे रखा है 135, यानी जो भी ऑप्शन आएगा हमारा ना वो 135 का फैक्टर आएगा, सीधी सी बात है। जो क्योंकि इसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है 135, तो हमारा ऑप्शंस भी होगा जिसका नीचे वाला वैल्यू होगा ना वो 135 का फैक्टर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं डायरेक्ट 135। अब 73 135 का फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कटेगा ही नहीं। 61 कटेगा, 135 कटेगा ही नहीं। 85 काट देगा 135 को, 85 में क्या आता है 17 × 5, 5 तो काट देगा आसानी से 135, बट लेकिन 17 नहीं कट पाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। 45 काट देगा ऑप्शन, क्यों 45 का 3 गुना करोगे तो 135 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी बना लोगे, उतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है बस, और क्वेश्चन को एक लाइन में करते चले जाएंगे तो हो जाएगा। चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण और छोटे कोण 50 डिग्री अधिक है, ये अभी बताया आप लोगों को, सेम ऐसे बस खाली डाटा चेंज है। तो इसको आप लोग होमवर्क में लिख दीजिएगा, होमवर्क में लिख दीजिएगा मतलब क्या है, इसका आंसर देना है होमवर्क में, ठीक है। ये आप लोगों को लिखे हैं और जो स्मार्ट अप्रोच बताए वैसे करके आप लोगों को बताना है इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि ईश्वर नाव से धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटे में 7 से 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल बताएं। देखो ये बोटन स्ट्रीम का सवाल है, 3-4 चीजें आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये धारा है हमारा, ठीक है, ये धारा जा रही है और ऊपर से नाव जा रही है, यानी दोनों साथ साथ जा रहे हैं ना, ये डाउन स्ट्रीम होते हैं। तो दोनों साथ साथ जाते हैं तो जुड़ जाता है। जैसे मान लो हम लोग धारा नाव को x मानते हैं और धारा को y मानते हैं, ये डाउन स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम मतलब क्या, इधर से नाव जा रही है, उधर से भाई साहब धारा आ रहा है, समझ रहे हो, तो दोनों ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाता है, यानी हम लोग x - y कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ नाव का स्पीड निकालना होता है तो कैसे करते हैं, तो x = क्या करते हैं, ये दोनों का ऐड कर देते हैं, d + u/2 कर देते हैं। और सिर्फ धारा का स्पीड निकालना होता है तो y का क्या माइनस कर देते हैं, d - u/2। बस ये सारी बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये चीज़ अगर मालूम है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बना लोगे। देखो क्वेश्चन बना के भी देखते हैं। पहले कह रहा है क्या कि धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अभी मैंने बताया अगर साथ साथ चल रहा है तो धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, विपरीत दिशा में क्या अप स्ट्रीम हो जाएगा, तो विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम हो जाएगा। अप स्ट्रीम में यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर टोटल कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 721 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है 42 किलोमीटर। काट देते हैं इसको, अगर मान लो 7 × 7 7 × 21 7 × 6 42, 103/6 आ गया। और सेम यहाँ पे एक और लाइन पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, पढ़ो यहाँ पे क्या कह रहा है। और उस धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में 15 घंटे। धारा की दिशा में भी बताया, धारा की दिशा में क्या डाउन स्ट्रीम, यानी दोनों धारा भी जा रही है और नाव भी जा रही है, यानी डाउन स्ट्रीम का निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम दे रखा है यहाँ पे, अगर डाउन स्ट्रीम हम निकालते हैं यहाँ पे तो डाउन स्ट्रीम कितना, सेम दूरी सेम ही है, यानी 721 किलोमीटर, बस घंटे कितना है 15, बस यही है। और लास्ट में यहाँ पे पूछ दिया है, यहाँ पे क्या पूछा है, ये पूछा है कि धारा की चाल बताएं। धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, y निकालना है हमें। अगर वही नाव पूछता तो x निकालते, y निकालना है तो y क्या करेंगे, d - u/2।
तो डी का वैल्यू दे रखा है, यू का वैल्यू निकाल देंगे, बस क्या करना है, माइनस कर दो ना। दिक्कत क्या है, देखो डी का क्या है 721/15, माइनस कर देंगे कितना 103/6। अब निकाल देंगे क्योंकि बट्टे में 2 आएगा, क्योंकि डी माइनस यू अपन 2। देखो यहाँ पर अगर दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, 15 का 2 गुना तो 7 से 21 का 2 गुना 21 का 7 से 21 का 2 गुना 1 का 2, 72 का 2 गुना कितना हो जाएगा 144, 14 से 42, फिर माइनस 6 5 30, 103 का 5 गुना 515, और जो नीचे है ना ये ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा 7, फिर 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए फिर ये हो गया 14 में से 5 गया कितना 9, 927 आ गया, और ये 30 दूना कितना हो जाएगा 60, कटेगा किससे, कट रहा है किसी से, 3 से कट जाएगा। चलो 3 से काट के देखते हैं, अगर 3 से काटते हैं हम लोग तो 3 से ये 20 बार में चल जाएगा, 3 3 9 0 3 9 27। अब 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 20 से कम 20 10, 20 से कम 20 10 यानी 109, 109 यानी कितना हो जाएगा 20 + 6, फिर आ जाएगा कितना 90 यानी 20 × 4 = 80, यानी 15.4 के अराउंड समथिंग km/h होगा। 15 के 4 का ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, बाकी इसमें और कुछ करना नहीं है। कैलकुलेशन है तो वो तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप कैसे भी मोड़ कर भी लाओ, बट इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। ठीक है, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है, तो कक्षा का औसत स्कोर पूछा है कि कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा। चलो बनाते हैं। कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ मालूम होता है कि ऊपर डेटा लिखते हैं फिर नीचे एवरेज निकलते हैं। डेटा में पहले क्या दे रखा है 30 विद्यार्थी, जिसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है क्या कि 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है 60 है, तो 12 विद्यार्थी हैं, इनका औसत स्कोर कितना हो गया 60। तो जैसे मान लीजिए 30 है, 30 में 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर दे रखा है, तो शेष कितने बचे, 30 में से 12 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 18, 30 में से 12 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा ये 18। इनका औसत स्कोर दे रखा है कितना, ये देखिए, तो बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है, तो इनका औसत स्कोर हो जाएगा कितना 62। बस अब इनका हम एवरेज निकालना है। देखिए बहुत तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा एवरेज निकालने का। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, अपने तरफ से जूम करके भी बना सकते हो, बट मैं देखो सबसे पहले यहाँ पे छोटी वैल्यू ले लेता हूँ। मैंने मान लो कि 60 को मैंने एवरेज मान लिया, 60 एवरेज हो गया। अब ये 60 से कितना ज़्यादा है 60 ही है, तो ये 0 आ गया। 0 को अगर 12 से गुणा करो कितना हो जाएगा 12। एक और चीज़ें कर सकते हैं, अगर डाटा है ना तो इसको हम लोग रेशियो भी ले सकते हैं, यानी 6 दूना 12 6 3 18, कोई इशू नहीं होगा, बस कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो हमने रेशियो लिखा है, यानी 0 को 2 से गुणा करोगे 0 0, कोई जरूरत नहीं है। अब ये 60 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है कितने पे 3 ज़्यादा है, 3 पे, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 6। अब जो 6 आया है ना, ये जो 3 और 2 है ना इनके योग में बढ़ जाएगा, यानी टोटल लोगों में ये बढ़ जाएगा। वो वाली कहानी सुने हो ना, जो केक कटता है तो सब में बढ़ता है, वो वाली सीन है। यानी 6 कितने लोगों में बढ़ जाएगा 5 लोगों में बढ़ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 और 5 दूना 10, यानी 1.2 आ जाएगा। 1.2 प्लस में ज़्यादा है, हमने एवरेज कितना मान रखा है 60, और ज़्यादा कितना हो रहा है 1.2, बस इसमें कर देंगे ऐड 1.2 बराबर में है क्या 61.2। कहाँ है 61.2, ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट अप्रोच है। कैलकुलेशन भी नहीं होगा और कम टाइम में भी हो जाएगा। बस मैंने समझाने के लिए हर एक चीज़ लिखे हो, नहीं तो आप मौखिक चीज़ों को माइंड में मैपिंग करके और मतलब माइंड में कैलकुलेट करके आप बना लोगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, तो कितने मिनट में शेष टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। नल टंकी वाली सवाल है, चलो बनाते हैं। पहले क्या कह रहा है कि जो पाइप ए है 18 मिनट में, पाइप ए 18 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई साहब। अब कह रहा है जबकि बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर देता है, यानी बी भाई साहब ये जो खाली कर रहे हैं यानी माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 180, तो ये 18 कितना है 10 गुना है, 20 का कितना है 9 गुना है, ये हो गया। बस एक लाइन और इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो बताएं क्या लिखा है, देखो पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो पहले किसको खोला गया है ए को, जैसे मान लो यहाँ समझ लो कि 180 काम करना है हमें, ठीक है। 180 में पहले ए को खोला जा रहा है, मान लो 180 यूनिट पानी है उसको भरना है। जैसे मान लीजिए कि उसके बाद से ए को खोला जाता है, कितने देर के लिए खोला जाता है 6 मिनट के लिए खोला जाता है। बट ए क्या करता है कि 1 मिनट में 10 भरता है,
जैसे मान लीजिए एक मिनट में कितना भर रहा है, 10 यूनिट भर रहा है, तो 6 यूनिट में कितना भरेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 6 इंटू 10 कर देंगे, यानी वो टोटल कितना 60 यूनिट भर देगा। 180 यूनिट है, 180 यूनिट में 180 यूनिट हमें भरना है, 180 यूनिट में से ये 60 यूनिट भर दिया। अब टोटल बच्चा कितना है, तो 180 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो बच्चा कितना 120। अब एक भाई साहब आते हैं, वो क्या करते हैं, उसने जो बी बंद था ना उसको भी खोल देते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है, ए एक मिनट में कितना भर रहा है 10, और ए एक मिनट में कितना, बी एक मिनट में कितना खाली करते रहे 9, और दोनों एक मिनट में कितना काम कर रहे हैं, यानी एक काम कर रहे हैं, तो 120 यूनिट और हमें भरना है। तो ये दोनों साथ में कितना काम कर रहे हैं, 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 1 कर देंगे, आ जाएगा 120 मिनट में होगा जो ना, जो पूरी तरह से टंकी भाई साहब क्या भर जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। बस ये समझना था कि इसको कैसे कैसे बाई फॉरगेट करके बोला गया है कि पहले ए भरता है, फिर ये दूसरे आदमी आते हैं उसको बी को भी चालू कर देते हैं और वो खाली करता है, तो फिर उसको टोटल फिर कितने समय में ये टंकी भर लेंगे। इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कह रहा है कि यदि 100 और 338 के बीच मध्य अनुपाति 260 है तो x का मान कितना होगा। मध्य अनुपाति को मालूम होता है, मध्य अनुपाति निकालने के लिए होता है रूट ए बी, ठीक है, तो इसी पे पूछा है। मध्य अनुपाति निकालना है तो x इंटू 338 ये हो गया, ये मध्य अनुपाति जो हमें दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है 260। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर रूट दे रखा है, रूट दे रखा है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा x गुणे 338 अपॉन 260 गुणे 260, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसको खच खच काट देंगे। कैसे काटते हैं देखो, ये हो गया 13 से काटते हैं, 13 दूने 26, 4 3 7, 13 5 65, 13 छक 78, और ये 13 से 20 बार में खत्म। फिर ये 26 से कितना बार में 10 बार में, यानी 20 इंटू 10, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। एक्स का वैल्यू 200 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। इजी था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाती है। सबसे पहले ये देखिए 2280 हो जाती है, यानी अमाउंट हो जाती है 2280। अमाउंट कितना दे रखा है 2280। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें क्या, टाइम निकालना है, टाइम हमें निकालना है, टाइम फाइंड करना है बस। अगर मान लीजिए कि हमें एसआई निकालना होता है, एसआई निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल घटा देते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दें तो एसआई आ जाएगा। अमाउंट कितना दे रखा है 2280 और प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 1200, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1080। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट मैंने समझाने के लिए लिखा है कि आप लोगों को समझ में आए, ताकि आप लोग ये ना लगे कि ऊपर ऊपर से उठ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं, एसआई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। बस एसआई कितना निकल गया हमारा 1080, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1200, रेट कितना दे रखा है 4%, टाइम हमें फाइंड करना है अपॉन में 100। बस अब इसको काट दो, चिंता मत करना, इसको एक लाइन में बताऊंगा कि एक लाइन में कैसे करना है। देखो 00 से 00 खत्म, फिर 12 से काट दोगे, 12 9 180 90, यानी टाइम बराबर कितना आ जाएगा 90/4। अब इसको डिवाइड करना है 4 से, 90 का पहले आधा कर देंगे 45, फिर 45 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 22.5, यानी 22.5 साल लगेगा भाई। ऑप्शन नंबर ये तो पूरा बेसिक से रहा। चलो इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाते हैं। अगर इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाना है तो कैसे बनाते हैं, देखो सेम यही है, बस इसमें समझने का है। चलो देखो इसका सेकंड अप्रोच बताते हैं। सेकंड अप्रोच कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 1200 रुपये क्या प्रिंसिपल दे रखा है, और यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है 2280, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1080। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले ऊपर लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, नीचे 1200 बट्टे में 100, और नीचे क्या लिखते हैं रेट। अगर मान लो अगर यहाँ पे अगर टाइम निकालना होता है तो नीचे रेट लिखते हैं, अगर हमें रेट निकालना होता है तो यहाँ पर टाइम लिखते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या निकालना है टाइम, तो नीचे हो गया रेट, ठीक है। अगर कोई एक चीज जरूर देगा क्वेश्चन में, बस अब इसको काट देंगे हो जाएगा, इसमें अब कुछ नहीं है। देखो ये 00 से 00 खत्म, फिर ये 12 से कट जाएगा 90 से, और 90/4 कितना होता है 22.5 साल। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, कुछ नहीं था, एकदम ईजी था वो तो, बस उससे समझाने के लिए आप लोगों को पहला टाइप बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, फिर 75% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचना होता है। वो पढ़े हो ना कि पैसा ऊपर होता है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है जो हमें नीचे आर्टिकल होता है, फिर इनटू में ये होता है 100% प्रॉफिट अपॉन लॉस, ये वाली, फिर यहाँ पे P2 ये P1 हो जाएगा, फिर आर्टिकल 1 फिर आर्टिकल 2 वाली फॉर्मूला। डायरेक्ट हम इस पर पुट कर देते हैं। देखो वैल्यू प्राइस के ऊपर हम लिखते हैं प्राइस कितना है 1, नीचे आर्टिकल कितना खरीदा है भाई 7 खरीदा है, और इसमें मान लीजिए ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग 100% लिख देते हैं। और दूसरा में क्या कह रहा है कि 25 75 है, 25 नहीं है 75,
75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। ठीक है, 1 रुपये में पैसा दे रखा है तो ऊपर कितना हो जाएगा पैसा, ठीक है, नीचे में कितने नींबू बेचना है निकालना है हमें x, और लाभ कितना हो रहा है 75 यानी 175। बस अब इसको काट देंगे। देखो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौका 100, फिर ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, फिर 7 से 7 खत्म, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इजी था, इसमें कुछ नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये कि क्यूब रेट दे रखा है 5832 का, फोर्थ रूट दे रखा है यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, चलो क्यूब रूट निकालते हैं। 5832 का क्यूब रूट कितना होता है 18 होता है। याद होना चाहिए कि 5832 का क्यूब रूट 18 होता है। और जैसे मान लो कि 19 का क्यूब रूट कितना होता है 68, और ये होता है 68 69। ठीक है, ये 19 का होता है। जैसे मान लो मैं आप लोगों को अगर जैसे मान लो कि कोई पूछे कि 16 का कितना होता है तो याद रखना 40 96, फिर 17 का कितना होता है 49 13। तो ये आप लोगों को कम से कम 1 से 20 तक क्यूब रूट में मालूम होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाए कि 18 का हो गया कितना है 10,000 है, तो इसका फोर्थ रूट निकालना है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके यहाँ पे कितना दे रखा है 5 बटे में, इसको मिटा देते हैं, 5 बटे में कितना दे रखा है 24, और इंटू में कितना दे रखा है 78। बस अब इसको काट देते हैं। इसको काटते हैं तो 5 से 2 बार में खत्म, फिर 2 से खत्म हो जाएगा 9 बार में, फिर 3 तरीका 9, फिर 3 छक्के 3 8 है 24। ठीक है, 8 है, ये कटेगा 2 से काट दो, 2 चौका 8, फिर ये कट जाएगा 39 बार में। 39 40 का 3 गुना कितना होता है 120, 120 में 3 कम कर देंगे 117 बटे 4। तो कट ही नहीं रहा यार, ऑप्शन तो पॉइंट में दे रहा है, ऑप्शन भी ऐसे था। अच्छा ये क्वेश्चन है ना ऑलरेडी गलत है, इसका ऑप्शन सारे गलत है, क्योंकि जो आरआरबी ने दिया है ना उसका ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि इसका आंसर जो है ना बट्टे में आ रहा है, और इसने ऑप्शन इन्होंने ऐसे दे रखा है, तो बच्चे ने इसमें क्लेम कर रखा है, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ये इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 5y का स्क्वायर, फिर प्लस 5x प्लस 2y का स्क्वायर, 2x प्लस 5y इंटू में 2x माइनस 5y। एक तो होता है कि देखो इसको पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ के बनाओ, बट लेकिन मैं इसको वैल्यू पुटिंग से बना सकता हूँ, इसमें कोई वैल्यू पुट करके बना सकते हो, जैसे एक x का वैल्यू 1 ले लिए, x का वैल्यू 2 ले लिए, y का वैल्यू 0 ले लिए, ऐसे कुछ करके मैं सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। क्योंकि देखो ऑप्शन में देखोगे ना तो ये सारे अलग अलग हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि y को 0 मान लेता हूँ। y को जब 0 मानूंगा ना तो देखो, जैसे ही y को 0 मानूंगा तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखो ये y का 0 मानूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बच्चा x वाला पार्ट, x वाला पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं। 2x स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर प्लस 5x स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2x और 2x का मल्टीप्लाई कितना करेगा तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 4 और ये कितना 25 और 4 4 4 8 और 25 इक्वल टू में क्या आता है 33x स्क्वायर। कहाँ है x में 33x, यहाँ पे क्या है 34 से खत्म, यहाँ पे माइनस में खत्म, यहाँ पे 34 से खत्म, एक ही है ऑप्शन नंबर डी 4। तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों भाई उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़े और इतना टाइम अपना बर्बाद करें। टाइम बचाना है कि बर्बाद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है क्या, ये तो इक्वेशन वाली मतलब नॉर्मल सवाल है, आप बना सकते हो, बना दें कि बना लोगे, चलो बना देता है। चलो बट्टे में मैंने 16 ले लिया, तो 8 दूना 16 3 दूना 6, फिर 8 दूना 16, फिर 2 एकम 2, 16 एकम 16, फिर ऊपर 5, फिर 8 दूना 16 2 दूना 4 माइनस, फिर एक 16 16 दूना 32। ये भी कोई सवाल है, इसको बनाने देख तो कैसे बनाते हैं। 6 2 8 5 13, 13 और 4 कितना होता है 17, तो माइनस 32 है, तो फिर इसमें से 32 में से 17 घटाओ तो कितना हो जाएगा माइनस 15/16, माइनस 15/16 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। तो ये है लास्ट, आप लोगों का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताओ कैसा लगा आप लोगों का सेशन, मज़ा आया समझ में? आप लोगों को तो एकदम मज़ा आया होगा। तो मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर नेक्स्ट सजेशन आप लोगों को और चीज़ें क्या चाहिए वो भी आप लोगों को बताना है। बाकी एक और चीज़ है, ये अपना चैनल है द विनर्स ऑफिशियल, इसको आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करोगे द विनर्स ऑफिशियल आ जाएगा। 1,70,000 इसमें लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और इस पर डेली जानते हो क्या होता है, डेली क्विज होती है। इसमें रेलवे की क्विज भी होती है और सीजीएल का भी क्विज होता है। सीजीएल का 2 टाइम का क्विज चलता है, एक तो इंग्लिश का होता है और दूसरा जीएस का होता है। और इसमें रेलवे का चलता है सेट, 40 क्वेश्चन का सेट चलता है। करीब हम लोग यहाँ पे 120 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अब सोचो 120 सेट में एक सेट 40 क्वेश्चन का होता है, तो 12 चौका 48, यानी 4800 क्वेश्चन का क्विज हम लोग करा चुके हैं अभी तक। तो किसी बच्चे का अगर जीएस कंप्लीट हो गया, अगर मान लीजिए उसका कुछ पीछे पीछे का टॉपिक कंप्लीट होते जा रहा है, तो वो यहाँ पे आके अपना क्विज अटेम्प्ट करे।
क्योंकि यहाँ से उसका जीएस का स्कोर बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 40 क्वेश्चन में जानते हो क्या कराते हैं, उसमें पूरा साइंस का पोर्शन रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पोर्शन रखते हैं, फिर उसमें करंट का भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, फिर उसमें कंप्यूटर भी क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि 40 क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में, सेम उसको PYQ बेस्ड पे हम लोग बनाते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं और उसमें फिर वो डालते हैं, ताकि आप लोगों का जीएस का पूरा निचोड़ मिल जाए और उसका रिवीजन हो जाए। और क्विज में आप लोगों को मजा भी आता है कि एक बार क्विज दिए फिर उसको दोबारा देख के एनालाइज भी कर सकते हैं कि हमने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो कितना सही है कितना गलत है। तो उसके लिए ये द विनर्स ऑफिशियल चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो अभी मैंने इसका पढ़ाया, इसका क्लास नोट्स जो बोर्ड नोट्स है अभी इस पर हम लोग इस पर डाल देंगे, तो इसको वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को फायदे की बात है। और इस पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उससे उसका जो भी आंसर किया आता है सारे को हम लोग कंपाइलेशन करके उसका PDF उसमें हम लोग डाल देते हैं। बाकी अपना रेलवे गणित देखा ही, आप लोग मंगा लेना, उससे प्रैक्टिस भी करते रहना। और बाकी आप लोग सेशन कैसा लगा ये जरूर बताना, और एक अपना छोटा सा कमेंट अपना जरूर करना सेशन से रिलेटेड, ताकि हम लोगों को भी देख के मोटिवेशन मिले। बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।